वाकई बहुत कुव्वत इरादी के मालिक हैं शेख साहब। उसने कहा, अगर आपकी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो इस वक्त उसके मुंह से चीखें निकल रही होती। मैं तो समझा था मामूली जख्म होगा, दवा का असर भी तकरीबन ख़त्म हो चुका था। इसके बावजूद आप। हैरत है। ये कहते हुए वो झुका और अपने बैग से एक बोतल निकाली जिसके मुंह पर स्प्रे लिखा हुआ था। उसने मेरी गर्दन के चारों तरफ इस दवा का स्प्रे किया। दवा की पहली फुहार पड़ते ही मुझे यूं लगा जैसे मेरे जख्म में ठंडक उतरने लगी है। ये बहुत मौसर दवा है और बहते हुए खून को फौरन बंद कर देती है, वो बोला, और मैं पारा को मुखातब करके बोला। बैग से दूसरी दवाओं को निकालने के लिए उसे कुछ कहा। फिर कुछ ही देर में उसने मेरे जख्म की ड्रेसिंग कर दी। मैं पारा उसकी मदद कर रही थी। ड्रेसिंग करते हुए मेरी तकलीफ जैसे ख़त्म हो गई। अब रात 8 बजे तक के लिए दोबारा ड्रेसिंग की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, डॉक्टर इम्तियाज़ ने सांस लेते हुए बताया। फिर बोला, अब कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल ठीक, मैंने जवाब दिया। अब ज़रा भी तकलीफ महसूस नहीं हो रही। उसके बाद डॉक्टर ने जाने की इजाज़त चाही। आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मैंने बाल आखिर कह ही दिया। फरमाइए, वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला। मैं पारा इस वक्त दवाएं और ड्रेसिंग का दूसरा सामान डॉक्टर की बैग में रख रही थी। अभी अर्ज कर दूं पहले? मैं पारा की तरफ देखते हुए दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। अच्छा, उसने मैंने खेद अंदाज में सर हिलाया। ठीक है। उसी वक्त मैं पारा ने मुझे नज़र उठाकर देखा और मैं खुद को चोर सा महसूस करने लगा। मैं पारा की एक नज़र में जाने क्या था कि मेरा इरादा मुतज़लज़ल होने लगा। मैंने उसकी तरफ से निगाह फेर ली। मैं पारा, आप चलें, मैं शेख साहब से बात करके अभी आता हूँ। डॉक्टर इम्तियाज़ ने इस फितने को मुखातब किया। मेरा बैग और दूसरा सामान, या बैग रहने दे, मैं खुद ले आऊँगा, बस ड्रेसिंग का सामान ले जाएं। जवाब में मैं पारा ने सिर्फ गर्दन हिलाने पर इस्तिफादा किया और कमरे से निकल गई। जी, अब फरमाइए, क्या बात है? मैं पारा के जाते ही डॉक्टर इम्तियाज मेरी तरफ मतवज्जा हो गया। दरअसल बात यह है कि डॉक्टर, मैं बात करते करते कुछ झिझक सी महसूस कर रहा था। जी जी फरमाएं, उसने मुझे खामोश देखकर कहा। पहले मुझे अंदाजा नहीं था कि एक नर्स से भी काम चल सकता है। मैंने इस गलतफहमी में डॉक्टर अनवारुल हक से 2 नर्सों के लिए कह दिया था, जबकि एक नर्स से भी काम चल सकता है। मैं रुक रुक कर कहने लगा, आप समझ रहे हैं ना? यूं भी अभी रात का बड़ा हिस्सा मैं मुख्तलिफ इबादात में गुजारता हूँ और उस वक़्त मुझे कुछ होश नहीं होता। मेरा मतलब ये कि याद इलाही में इतना गर्क होता हूँ कि तकलीफ़ अगर हो भी तो मुझे उसका ज़्यादा एहसास नहीं होता। ठीक है जनाब, डॉक्टर इम्तियाज़ बोला, मैं बेला को जवाब दे दूंगा। यूं भी उसे एक जॉब मिलने वाला था और वह सिर्फ मेरे कहने पर यहाँ आने को तैयार हो गई थी। बेला को जवाब देंगे? यह कहते हुए मैं चकरा कर रह गया। जी हाँ, क्यों? क्या आपको इस पर कोई एतराज़ है? नहीं, एतराज़ की तो कोई नहीं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहूँ तो क्या कहूँ। मैंने जो अज़र ज़ाहिर किया था वो उसने बिला चूनो चरा तस्लीम कर लिया था। अब मैं उससे ये किस तरह कहता कि वो बेला को नहीं, मैं पारा को जवाब दे दे। आप मुझे किसी उलझन का शिकार मालूम हो रहे हैं जनाब, उसने कहा। शायद आप जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं डॉक्टर, मैंने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा और फिर मौके की मुनासबत से बात का रुख बदल दिया, क्योंकि जो असल मकसद था वो मनकूद हो गया था। मैं बोला, दरअसल मैं ये सोच रहा था कि ये एक गैर अखलाकी सी बात है, यही कि बेला को इस तरह जवाब दे दिया जाए। मैं बोला, नहीं, वो बिल्कुल ख्याल नहीं करेगी, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अगर आपको 2 नर्सों की ज़रूरत नहीं तो जाहिर है फजूल खर्ची की क्या ज़रूरत है। डॉक्टर इम्तियाज़ की बात सुनकर मैं कुछ और शर्मिंदा हो गया। यकीनन वो समझ रहा था कि वो जवाब छोड़कर यहाँ आई है। ऐसी सूरत में उसे जवाब देना किसी तरह मुनासिब ना होता। डॉक्टर इम्तियाज ने जवाब दिया। मैंने कुछ सोचकर उससे एक और सवाल किया। वैसे तो इन बातों से कता नज़र दोनों में से बेहतर कौन है? आप तो दोनों ही को अच्छी तरह जानते होंगे। बेला को तो बहुत दिन से जानता हूँ, वो यकीनन एक अच्छी तरबियत याफ्ता नर्स है, लेकिन मैं पारा के बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्यों? मैंने पूछा। उससे मेरी मुलाकात आज ही हुई है। डॉक्टर साहब ने मुझे उसका पता दिया था और उसके बारे में बताया था।
मैं उस पते पर पहुंचा तो वक्ते मुकर्रा पर वो मुझे अपने घर के दरवाजे पर बिल्कुल तैयार मिली। हाँ, मैंने उसकी असनाद वगैरह ज़रूर देखी थी, जिनसे मालूम हुआ कि वो भी तजर्बाकार और तरबियत याफ्ता है। डॉक्टर इम्तियाज़ ने तफसील के साथ मैं पारा के मुतल्लक बताया। ये बातें मालूम होने के बाद मेरा जहन कुछ और उलझ गया। मेरी पूछ-गुछ का असल मकसद ये था कि अगर नर्स मैं पारा से मुशाबत इत्तफाकी होगी, तो डॉक्टर इम्तियाज़ यकीनन उससे पहले से जानता होगा। जिन हालात में डॉक्टर इम्तियाज़ से उसकी मुलाकात हुई थी, वो मेरे दिल में शक व शुबा पैदा कर रहे थे कि मुमकिन है उसने असल नर्स की जगह ले ली हो। उस मुलाजमत से अलग करने का एक बहाना रायगां चला गया था। अब मजीद कोई नया बहाना तलाश करने के लिए सोचने की ज़रूरत थी। मैंने इसीलिए उस वक़्त डॉक्टर इम्तियाज़ से मज़ीद कोई बात नहीं की और उसे रुखसत कर दिया। वक़्त गुज़ारी के लिए मैंने अलमारी से एक किताब का मुताले के लिए निकाल ली और उसकी वरक गर्दानी करने लगा। अब मैं अपने बिस्तर पर आकर नीम दराज हो गया। मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर मेरे पास खासी किताबें थीं, लेकिन सिर्फ़ उन्हीं ज़बानों में जो मैं जानता था। उस वक़्त मेरे हाथ में नफ्सियात के मज़मून पर लिखी हुई एक अमरीकी मुसन्नफ़ की किताब थी। किताब में इंसानी रिश्तों पर बहस की गई थी। मुसन्नफ़ ने लिखा था कि एक मुकम्मल इंसान वो है जो रिश्तों पर यकीन रखता हो। रिश्ते ही ज़िंदगी से उसकी गहरी वाबस्तगी का सबूत होते हैं। उन रिश्तों के बगैर इंसान अधूरा रहता है। मैं मुसन्नफ़ के असदलाल की रोशनी में अपना जायजा लेने लगा और किताब बंद करके सरहाने रख दी। क्या मैं अधूरा हूँ? मेरे तो तमाम रिश्ते मर चुके हैं, तो क्या मैं यूं ही रायगां जाऊंगा? क्या कोई है जिसे मैं अपना कह सकूं? मैंने जिंदगी में क्या कमाया? मैं सोचता रहा और मुझ पर खुला कि जिंदगी में मेरी जड़ें गहरी प्यूसत नहीं है। मैं एक ऐसे दरख्त की मांद हूँ जिसकी जड़ें नहीं। तेज तंदो हवा का एक झोंका भी मुझे अपने साथ बहाकर कहीं से कहीं ले जा सकता है। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जब कोई मामूली सी बात पर दिल पर असर कर जाती है। शायद ये ऐसे ही लम्हात थे। जिंदगी में पहली बार मुझे एक घर की ख्वाहिश हुई, ऐसा घर जिसे वाकई एक घर कहा जा सके, जहां मेरे लिए कोई चश्मे इंतजार वाह हो, कोई देर से घर लौटने पर पूछ गुछ करता हो, कहाँ थे? आंगन में मासूम बच्चों की कलकारियां गूंजती हों। क्या ये सुख मुझे मिल सकता है? मेरा माजी इतनी तेज रफ्तार गुजरा था कि कभी मैंने रुककर इन सवालों पर गौर नहीं किया था। एक तरंग थी जिसमें बहा चला जा रहा था। फरो हिसाबो माहो साल मेरे सामने थे और जो कुछ गुजर चुका था एक ख्वाब सा लग रहा था। मेरी सरगोशी के दिन जाने कहाँ गुजर गए। मैं के शाम कहम भी था और नाकाम भी। मैंने सुख भी पाए थे और दुख भी, मगर ना सुखों की उम्र तवील थी न दुखों की। एक उम्र का हिस्सा तन्हाई थी। शायद इसीलिए मैंने रिश्तों को, इंसानी रिश्तों को कभी भी अहमियत नहीं दी थी। अगर मैं आज मर भी जाता तो कोई मुझे रोने वाला नहीं था, क्योंकि मैंने खुद को आने वाली नस्लों में महफूज नहीं किया था। मुझसे शायद भूल हो गई थी। मैंने शायद अपनी जिंदगी को समझा ही नहीं था। जिंदगी से लज्जत कशीद करने के साथ साथ मुझे ये ख्याल रखना चाहिए था कि कहीं मैं दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेला न रह जाऊं। आदमी सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है, मगर अपने आप से नहीं। ये सच था, ना कि मेरा कोई दोस्त था, न साथी, न कोई गमगुसार महरम राज। मैं एक महरूम शख्स था। इन्हीं ख्यालों में असर का वक़्त हो गया। मैंने वज़ू करके नमाज पढ़ी और फिर दस्ते दुआ बुलंद किए। वो बावजूद दिलों का हाल जानने वाला है। मैंने उससे कुछ ना कहा, कुछ ना मांगा। उसे सब खबर थी, सब कुछ मालूम था। उस वक़्त जाने क्यों मुझ पर रिक्कत सी तारी हो गई। फिर जाने कब तक मेरे हाथ उठे रहे और मेरे रुखसारों पर आंसू बहते रहे। मैं चौंका उस वक़्त जब दरवाज़ा आहिस्ता से खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ सुनी। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। कमरे में दाखिल होने वाला मेरा मुलाजिम अरशाद अली था। मैंने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। डॉक्टर ने एक नर्स को भेजा है और वो भी आपके कमरे में आना चाहती है। मैंने आपसे इजाज़त लेना ज़रूरी समझा। कहें तो अंदर भेज दूं? अरशाद अली ने बताया। किस लिए आई है वो? मेरे अंदाज में
खुद कलामी का सा था। मालूम नहीं जनाब। ठीक है, उसे आने दो। ये कहते हुए मैं उठ खड़ा हुआ, फिर मुसल्ला लपेट कर उसकी जगह रख दिया। चंद ही लम्हे बाद नर्स मैं पारा कमरे में दाखिल हुई और मैं उसे देखकर चौंक उठा। मैं ये सोचने में हक बजानब था कि बार बार वही मेरे सामने क्यों आ जाती है। चार्ट के मुताबिक इस वक्त आपको ये 2 टैबलेट्स खाना है जनाब। वो ये कहती हुई मेरी तरफ बढ़ी। डॉक्टर साहब ने आपका चार्ट मेरे हवाले कर दिया है। जनाब के वक़्त पर आपको दवाएं इस्तेमाल कराती रहूं। यहाँ पानी होगा। जी हाँ, वो उधर मेज पर जग और गिलास रखा है। मैंने मेज की तरफ इशारा किया। फिर बोला, वैसे आपने नाहक जहमत की। मैं खुद वक़्त पर दवा खा लेता हूँ। वो मेज की तरफ बढ़ गई और गिलास में पानी भर के मेरे पास आ गई। लीजिए, उसने गोलियां मुझे दे दी, फिर पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं जब पानी का गिलास उसके हाथ से ले रहा था तो उसकी उंगलियां मेरी अंगलियों से मिस हो गईं और यूं मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे सारे जिस्म में एक बरकी रौ सी दौड़ गई हो। आपके पास जो दवाएं हैं मुझे दे दें, उसने कहा। मैं वक़्त पर, मेरा ख्याल है कि इसकी जरूरत नहीं। मैं उसकी बात काट कर बोला। मैंने दोनों गोलियां खा ली थी और उसने खाली गिलास मेरे हाथ से ले लिया था। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम और निगाहदाश्त की ज़रूरत है और ज़ाहिर है कि आपने इसीलिए हमें मुलाज़म रखा है। मैंने उससे बहस करने की बजाय सारी दवाएं उसके हवाले कर दीं। ऐसा करते हुए उसके शादाब चेहरों से लम्हा भर को भी मेरी नज़र नहीं हटी थी। माफ़ कीजिएगा, ये कुछ ज़ाती सवाल है। लेकिन छोड़ें। वो जाने के लिए पलटी। ठहर जाएं, मैंने उसे रोक लिया। जो बात ज़ुबान पर आ जाए उसे कह देना ही अच्छा होता है। दरअसल मैं ये सोच रही थी कि कहीं आप ख्याल ना करें, इसलिए मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं तंग नज़र नहीं हूँ। आप जो सवाल करना चाहती हैं बिला झिझक करें। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ कोठी में जितने भी मर्द औरतें हैं वो सब आप ही के मुलाजिम हैं। तो फिर ये कि आपने शादी नहीं की, क्या आपके बीवी बच्चे नहीं हैं? उसने झिझकते हुए पूछ ही लिया। आप खड़ी क्यों है, बैठे ना। मैंने दूसरी कुर्सी की तरफ इशारा किया। और हाँ, आपने शाम की चाय पी ली? जी अभी नहीं। ये कहकर वो कुछ झुकती हुई मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैंने अरशाद अली को आवाज़ दी और जब वो आ गया तो चाय लाने को कहा। अरशाद अली चाय लेने के लिए चला तो गया, तो फिर मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। मुझे उस वक़्त जाने कैसे वमला आ गई। मेरी ज़िंदगी में एक वही ऐसी लड़की आई थी जिसने ज़िंदगी भर साथ निभाने का अहद किया था। मैंने ज़हनी तौर पर उसे कबूल कर लिया था। मेरी खातिर उसने अपने मज़हब को भी छोड़ दिया था और मुसलमान हो गई थी। वही एक ऐसी थी मैंने जिससे निकाह किया था। उस वक़्त भी मैंने घर के ख्वाब देखे थे, मगर वो सारे ख्वाब फ़ौरन ही बिखर गए थे। वो बेवफ़ा साबित हुई थी। उसने मुझसे अपने बाप का इंतकाम लेने के लिए ये सारा ढोंग रचाया था। उसने मौका पाते ही मुझ पर खतरनाक कातलाना हमला किया था। अगर हमजाद चौकन्ना ना होता तो शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती। उस दिन के बाद औरत पर से मेरा एतमाद करना छोड़ दिया था, लेकिन अब मेरे अंदाज़े फ़िक्र में तब्दीली आ रही थी और मैं सोच रहा था, हर औरत वमला नहीं होती। आप क्या सोचने लगे जनाब? मैं पारा मुझे ख्यालों में खोया हुआ देखकर यूं उठी कि कुछ याद आ गया हो। मैं चौंक उठा। मैं पारा ने लाइल्मी में बिल्कुल सही बात की थी। मैंने एक तवील सांस लिया, फिर बोला, हाँ, एक बेवफा की याद आ गई थी। कौन थी वो? उसने पूछा। थी कोई। मैंने उसका जिक्र टालना चाहा और बात का रुख बदलने के लिए कहा, आपने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने देखा कि उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ उदास सी नजर आने लगी। बाल आखिर उसने भारी आवाज में बताया, इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैंने भी आपकी ही की तरह किसी को चाहा था, मगर मगर उसने भी मेरे साथ बेवफाई की। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो शायद हकीकत हाल जानने के बाद कभी अपनी मोहब्बत पर कायम ना रह सकती। ना जाने उसके लहजे और उसकी आवाज़ में क्या सहर था। उस वक़्त मेरे जहन से तमाम खदशात हरफ गलत की तरह मिट गए थे। मैं हिमातन गोश हो गया, मगर अब वो खामोश थी और मेरी तरफ देखने की बजाय बस एक खला में घूरे जा रही थी। फिर उसी आलम में उसकी हसीन पलकें बोझल होने लगीं और उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी जानब कर लिया।
मैंने इसके बावजूद उसके रुखसारों पर मोतियों की लड़ियां देख लीं, जिन्हें उसने बड़ी तेजी से अपने आंचल में छुपा लिया था। फिर वो इसी तरह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, जैसे कोई बात ही ना हुई हो। उसके बाद वो एकदम उठ खड़ी हुई। अब मुझे इजाजत दीजिए, उसने कहा। मगर आपने अपने बारे में अभी तो कुछ बताया भी नहीं, मैं बोला। आपने भी तो कुछ नहीं बताया, वो मुस्कुराई। बस मेरी तो इतनी सी कहानी है कि किसी ने जिंदगी भर के लिए साथ नहीं निभाया, और किसी ने ये वादा किया भी तो वफा नहीं की। मैं भी आप ही की तरह अकेला हूँ, गोया हम दोनों का दुख एक ही है। हाँ, मेरी आवाज़ जज्बात से बोझल हो गई। आप उठ क्यों गई? बैठे ना, फिर आऊंगी, वो बोली। कब? आज रात, उसने जवाब दिया। मगर रात को मैं इबादत में मसरूफ होता हूँ। मैं निसफ शब से पहले आ जाऊंगी, उसने मैनी खेज अंदाज में कहा। मैं एक बार फिर चौंक उठा। आपको ये कैसे मालूम हुआ कि मैं निसफ शब के बाद इबादत में मसरूफ होता हूँ? अगर आंखें और कान खुले रखे जाएं तो बहुत सी बातें खुद ब खुद मालूम हो जाती हैं। बहरहाल मेरा क़याम भी आपकी कोठी ही में है। आपका मुलाज़िम खास मुझे ताकीद कर चुका है कि निसफ शब के बाद किसी भी सूरत कोठी के इस हिस्से का रुख ना करूं। मैंने उसी से अंदाजा लगाया कि यह वक़्त आपकी इबादत का होगा। उसका जवाब सुनकर मेरा शक दूर हो गया। अरशाद अली ने उन लोगों को ये ताकीद करके यकीनन अक्लमंदी का सबूत दिया था। फिर वो जाने लगी तो उसी वक़्त अरशाद अली चाय की ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ। उसे याद भी नहीं रहा था, और मैं भी भूल गया था कि चाय आ रही है। मेरे इसरार पर उसने चाय पी ली, मगर इस दौरान मैं उससे ज़्यादा बात नहीं की। वो मुझे कुछ खोई खोई सी लग रही थी। शायद उस वक़्त की गुफ्तगू से उसके ज़ख्म हरे हो गए थे। चाय पीते ही वो चली गई। मैं कमरे में तन्हा रह गया तो सोचने लगा कि इसकी तरफ से मेरे जहन में काफ़ी खदशात हैं जो कि दुरुस्त नहीं। वो मेरे दुश्मन जान की हम शक्ल ज़रूर है, मगर हकीकतन ऐसा नहीं जैसा मैंने सोचा है। नाम और आवाज़ की मफासलत भी इत्तफाक हो सकती है। अगर मैं पारा मुझसे इस तरह इंतकाम लेना चाहती तो कभी अपने असल रूप में सामने ना आती। ये कोई और ही लड़की है। डॉक्टर इम्तियाज़ ने मुझसे रात को 8 बजे मेरे कमरे में आने के लिए कहा था, ताकि मेरी गर्दन के ज़ख्म की ड्रेसिंग दोबारा कर दे। उस वक़्त तक मुझे अपनी गर्दन में कोई तकलीफ़ महसूस ना हुई थी। इसलिए जब वो आया तो मैंने उससे कहा कि अभी तक दवा का असर बरकरार है। मेरा ख्याल है कि आप सुबह, मैंने एहतियातन 8 बजे का वक़्त रखा था। वो मेरी बात काट कर मुस्कुराया। दवाई का असर तो रात 12 बजे तक रहेगा, मगर उस वक़्त तक आप इबादत में मसरूफ़ हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। मेरा जुमला ख़त्म ही हुआ था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और दूसरी नर्स बेला अंदर आ गई। ड्रेसिंग के लिए ज़रूरी सामान लेकर आई थी। मैंने दानिस्ता मैं पारा के बारे में कुछ ना पूछा, ताकि डॉक्टर इम्तियाज़ को ये शक ना हो कि मैं पारा में दिलचस्पी ले रहा हूँ। दिन के वक़्त ड्रेसिंग हुई थी तो मुझे सख्त अजियत से गुजरना पड़ा था, मगर अब ऐसा ना हुआ। शायद उसका सबब यह था कि दवा का असर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। ड्रेसिंग के बाद डॉक्टर और नर्स दोनों चले गए। अरशाद अली खाने के लिए आकर पूछा तो मुझे उन दवाओं का ख्याल आया जो खाने से पहले इस्तेमाल करता था। सारी दवाएं मैं पारा कमरे में ले जा चुकी थी। कुछ देर ठहर जाओ, मैं खुद तुम्हें बुलाकर खाने के लिए कह दूंगा, मैंने उससे कहा, और वो चला गया। ज़रा देर हुई कि अरशाद अली ने मैं पारा के आने की इत्तला दी। देखो, दिन के वक़्त, बल्कि इस वक़्त तक कम अज़ कम डॉक्टर और नर्सों को मेरे कमरे में आने से रोका करो, जब तक मेरी इबादत का वक़्त ना हो जाए। समझ गए ना? बेहतर है जनाब, आइंदा ऐसा ही होगा। वो अदब से सर झुका कर बोला। डॉक्टर और नर्सों को खाना दे दिया गया।
میں نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ ابھی نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ تو پھر ایسا کرو کہ اس نرس کا کھانا بھی یہیں لے آؤ اور اسے اندر بھیج دو۔ میں بولا، اور ہاں سنو، جب تک وہ میرے کمرے میں رہے کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ ارشاد علی کو میری ملازمت میں خاصی دن ہو گئے تھے۔ وہ میرے مزاج اور طبیعت کی رنگینی سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے باوجود میں نے لمحہ بھر کو اس کے چہرے پر حیرت سی دیکھی۔ شاید اس کا سبب یہ رہا ہو کہ میں نے اپنی حسین و خواب رو ملازماؤں پر اپنے کمرے میں آنے پر پابندی لگا تھی، مگر میں پارا کے معاملے میں اسے اس طرح کا معنی خیز حکم دے رہا تھا۔ بہرحال وہ اسبات میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا۔ ارشاد علی کے جاتے ہی میں پارا اندر آ گئی اور آتے ہی بولی، معاف کیجیے گا کہ میں آپ کے ملازم سے یہ پوچھنا بھول گئی تھی کہ آپ رات کو کس وقت کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ کھانے سے پہلے دوائیں ضروری ہیں۔ آپ بتا دیں کس وقت۔ آپ ٹھیک وقت پر آئی ہیں، میں اسی وقت کھانا کھاتا ہوں۔ ملازم کھانے کے لیے ہی پوچھنے آیا تھا اور اب لا ہی رہا ہوگا۔ بیٹھیں آپ۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ مجھے کچھ زیادہ ہی حسین معلوم ہو رہی تھی۔ ہلکے سے میک اپ نے اس کے حسن کو کچھ اور نکھار دیا تھا۔ آپ بھی ساتھ ہی کھانا کھا لیجئے گا، میں نے اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہا۔ آپ کو اپنا پرہیزی کھانا نہیں کھلاؤں گا، گھبرائیں نہیں۔ میرے لہجے میں شوخی آ گئی۔ نہیں، یہ بات نہیں تھی، وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی۔ پھر کیا بات ہے؟ لوگ جانے کیا سوچیں۔ کون لوگ؟ آپ کے ملازمین اور ڈاکٹر امتیاز اور بیلا وغیرہ۔ کسی کے ساتھ کھانا کھا لینا کوئی قابل اعتراض بات تو نہیں، کیونکہ آپ کا ملازم کسی بھی وقت کمرے میں آ سکتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کسی کو بھی میری محرومی کا علم ہو۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، تو گویا آپ مجھے اپنی داستان حیات سنانے پر راضی ہیں۔ آپ ہی مجبور کر رہے ہیں، ورنہ کون اپنی خوشی سے اپنے زخموں کو خریدنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ کچھ دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی اور اس دوران میں بار بار اس کے حسین اور پرکشش چہرے کو بار بار دیکھتا رہا۔ کئی بار ہم دونوں کی نظریں بھی آپس میں ٹکرائیں۔ میں نے اس کی نظروں میں اپنے لیے محبت کی جھلک محسوس کی۔ پھر ارشاد علی کھانا لے آیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر چائے کا دور چلا اور پھر جب ارشاد علی برتن سمیٹ کر چلا گیا تو میں نے اسے مخاطب کیا، آپ کوئی کمرے میں نہیں آئے گا، اب کہیں آپ کیا کر رہی تھی؟ کھانا آنے سے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے، پھر آپ مگر کے بعد رک گئی تھی، کیا شوہر سے علیحدگی ہو گئی؟ میں نے اسے بولنے پر اکسایا۔ ہاں، اس نے آہستہ سے کہا، پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اب آپ اس کی وجہ بھی جاننا چاہیں گے؟ ظاہر ہے میں بھی مسکرایا۔ اس سے محبت میں پہل میں نے ہی کی تھی۔ اس نے اپنی داستان حیات کا آغاز کیا۔ اس نے دامن بچانا چاہا، گریز کیا تو میری محبت میں اور شدت آ گئی۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کس لیے مجھ سے کھینچا کھینچا سا رہتا تھا اور کیوں ایک خوف سا اسے میرے قریب آنے نہیں دیتا۔ وہ اکثر کہتا کہ میں پارا تم میرا ساتھ نہ دے سکو گی، اب بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ، تمہیں وہ خوشیاں نہ دے سکوں گا جو ہر لڑکی چاہتی ہے، تم میرے ساتھ خوش نہ رہ سکو گی۔ میں اس کی وجہ پوچھتی تو وہ ادھر ادھر کی باتوں میں میرے سوال کو ٹال جاتا۔ اس وقت مجھ میں اتنی سمجھ میں نہیں تھی کہ اس کی باتوں کی گہرائی تک پہنچ سکتی۔ وہ کھاتے پیتے خاندان کا فرد تھا۔ بے ظاہر کوئی ایسی بات معلوم نہ ہوتی تھی کہ واقعی وہ مجھے خوش نہ رکھ سکے گا، مختصر یہ کہ میری محبت کی شدت کے سامنے اس نے سپر ڈال دی تھی۔ شادی سے پہلے اس نے میری یہ بات مان لی کہ میں بے دستور ملازمت کرتی رہوں گی اور اپنی تنخواہ ماں کو دیتی رہوں گی، جن کی گزر بسر کا دار و مدار میری تنخواہ ہی پر تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہوں۔ پھر وہ وقت آ گیا جب مجھے اپنا یہ دعویٰ ثابت کرنا تھا۔
میری اس سے شادی ہو گئی۔ پھر اسی رات مجھے معلوم ہوا کہ وہ کس لیے گریزاں رہتا تھا۔ اس کی محرومی کا کوئی علاج ممکن نہیں تھا۔ اس حقیقت کا علم ہونے کے بعد کچھ دیر کو میں سناٹے میں رہ گئی اور سوچا کہ اسے پہلے ہی صاف صاف مجھے سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس نے کب میری تمنا کی تھی، میں ہی تو اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی۔ اس نے تو آخر وقت تک کوشش کی کہ شادی نہ ہو۔ میں نے ہی تو دعویٰ کیا تھا کہ اس کی خاطر ہر قربانی دے سکتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ جسم ہی تو سب کچھ نہیں، محبت صرف جسمانی رشتوں کا نام نہیں، محبت اس سے بلند ہے۔ وہ مجھے گمسم دیکھ کر خود بھی اداس ہو گیا تھا۔ میں آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر میں نے جو کچھ سوچا تھا اس سے کہہ دیا اور اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ سب کچھ جان لینے کے باوجود میں نے ایک بار پھر ساتھ نبھانے کا عہد کیا۔ میری محبت قربانی چاہتی تھی اور میں نے قربانی دے دی، لیکن پھر بھی وہ چپ ہو گئی۔ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا مگر اس کے لب نہ ہلے۔ میں نے اس خاموشی کو توڑا۔ تم نے واقعی بہت بڑی قربانی دی تھی، پھر کیا ہوا؟ علیحدگی کیوں ہو گئی؟ اس کی نوبت کیوں آئی؟ میں اب آپ سے تم پر آ گیا تھا، شاید اس لیے کہ میرے اور اس کے درمیان حجابات کے پردے اٹھتے جا رہے تھے۔ اس کا سبب اس کا باپ تھا۔ بالآخر وہ بول اٹھی۔ پہلے کچھ دن میں اس کی بے تکلفی جو نظر انداز کرتی رہی، یہ سوچ کر کہ بہرحال وہ میرے شوہر کا باپ ہے اور شاید اسی رشتے کی وجہ سے ہر وقت میرا خیال رکھتا ہے تاکہ میں نئے گھر میں اجنبیت محسوس نہ کروں۔ وہ وقت بے وقت میرے کمرے میں آ جاتا۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ اکیلی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس نے ایک نازیبا حرکت کی جسے کوئی شریف لڑکی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں جاگ اٹھی اور اس پر برس پڑی۔ وہ پہلے بے حیائی سے ہنستا رہا، پھر سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ میں اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اپنی بات کہنے کے لیے مناسب الفاظ کا استعمال کر رہی تھی۔ اس مرتبہ مجھے درمیان میں بولنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اس بے غیرت شخص نے مجھ سے کہا کہ اگر مجھے اپنے شوہر سے واقعی محبت ہے اور اس بدنامی سے بچانا چاہتی ہوں تو وہ رک رک کر دوبارہ بولنے لگی، تو مجھے اس کی ہر بات مان لینی چاہیے، مجھے یہ قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے مجھے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دے گا۔ یہ سن کر میں آپے سے باہر ہو گئی اور اس شیطان کو کمرے سے نکال دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس کی شکایت کی اور تمام واقعہ بیان کر دیا، اور پھر میرے سارے خواب بکھر گئے۔ مجھے پہلی بار اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ بے غیرت باپ کا بیٹا بھی بے غیرت نکلا کیونکہ وہ اپنے باپ کا ہم نوا بن گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں پارا کی آواز بھرا گئی۔ شدت جذبات سے اس کے نازک نازک ہونٹ لرز رہے تھے۔ حسین لڑکی اداس بھی ہو تو اور حسین لگتی ہے، بلکہ بعض لڑکیاں تو حالت سوگواری میں اور بھی قیامت ڈھانے لگتی ہیں۔ میں پارا بھی ایسی ہی لڑکیوں میں سے تھی۔ جانے کیسے اور کب میں نے اس کا نرم و گداز ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اب تسلی امیز انداز میں اسے ہچکیاں دے رہا تھا۔ میں پارا، زندگی نے تمہیں بھی تنہا کر دیا ہے اور میں بھی اکیلا ہوں، مگر تمہاری تو ابھی زندہ ہوں گی نہیں، اس نے جواب دیا اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ مجھے طلاق ہوئی تو میری ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور کچھ ہی دن بعد وہ سسک اٹھی۔ ہمت کرو میں پارا، میں نے اسے سمجھایا، آنسو بہت قیمتی شے ہوتے ہیں، انہیں یوں گنواتے نہیں۔ اگر تم چاہو تو مجھے اپنی اداس اور محروم زندگی کا سہارا سمجھ سکتی ہو۔ آپ، اس کے ہونٹ لرزے، آپ تو خود زندگی کی آخری سرحد پر کھڑے ہیں۔ نہیں میں پارا، میں نے پرزور آواز میں کہا، اگر تم چاہو تو مجھے موت کی سرحد سے کھینچ کر دوبارہ زندگی کی حدود میں واپس لا سکتی ہو۔ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ جیسے اپنے آپ سے مخاطب تھی۔ ہاں بالکل ممکن ہے، میں پر اعتماد آواز میں بولا۔ حمزات کا عمل پورا ہونے کے بعد مجھے یقیناً نئی زندگی مل جاتی،
मगर मैं ये बात उसे नहीं बता सकता था। मैंने इसलिए मोहब्बत का बहाना बनाया था। उसने गर्मजोशी से मेरा हाथ बढ़ाया और अपने आंसू पूंछ लिए। अब उसका चेहरा किसी ऐसे गुलाब की मानद महसूस हो रहा था जैसे शबनम के कतरों ने और निखार दिया हो, और उस लड़की की शक्ल थी जिसे पाने की तमन्ना में मुझे बड़े अजाबों से गुजरना पड़ा था, और अब तक इन अजाबों से मुझे निजात नहीं मिली थी। मैं उसे नहीं पा सका था। अब मैं सोच रहा था कि अगर ये लड़की मुझे मिल गई तो शायद मेरी जिंदगी का वो खला पूर्ण हो जाएगा। मुझे ठीक तरह याद नहीं वो इस जज्बाती फिजा में जाने कब मैंने उसका हाथ थाम कर कुर्सी से उठाया और फिर उसे लिए हुए अपनी मसहरी पर आ बैठा। उस वक़्त यकीनन मैं अपने हवास में नहीं था, और वो भी शायद होश खो बैठी थी। ये वो लम्हे थे जो अल्फाज का बोझ नहीं उठाते। बेजुबानी की जुबान में गुफ्तगू का फ़न उसे आता हो या ना आता हो, मगर मुझे आता था। ये वो फ़न है जिसे सीखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि खुद ब खुद आ जाता है। चंद ही लम्हे बाद मैंने महसूस किया कि उसे भी गुफ्तगू का ये फन आता जा रहा है। अनफास की खुशबू महकती हुई सांतों में मुझे अचानक शदीद खतरे का एहसास हुआ। मैं ये क्या कर रहा हूँ? मेरे जहन में खतरे की घंटियां बज उठीं। इस तरह तो मेरा अमल नाकाम हो जाएगा। मैंने मौत को गले क्यों लगा लिया है? नहीं, मुझे जिंदा रहना है। मैं जिंदा रहूंगा। इसके एहसास के साथ ही मंजिल शौक की तरफ उठते हुए कदम रुक गए, और मैंने खुद पर काबू पा लिया। मगर जरूरी नहीं कि जो हम सफर हो उसके कदम भी रुक जाएं। मुझे ग्रेज पास देखकर उस पर एक जनून सा तारी हो गया। मैं पारा, खुद को संभालो, मैंने उसे झंझोड़ा। तुम जालिम हो, धोखेबाज हो, फरेबी और संग दिल हो। वो चीख उठी। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। मुझे जलील किया है तुमने। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए उसने मुझे मेरे गिरेबान पर हाथ डाल लिया। नामालूम उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि एक ही झटके में मेरा गिरेबान दामन से जा मिला। यकीनन उसकी चीखें कमरे से बाहर भी जा रही होंगी, मगर अरशाद अली अंदर ना आया, और फिर मेरे चेहरे पर नक्शो निगार बनाने लगी, और मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई तो मैंने उसे पीछे धकेल दिया। वो मसहरी से फर्श पर गिरी, और फिर उसे जाने क्या सूझी कि चीखते हुए उसने खुद अपने कपड़े फाड़ डाले। जिस तरह तूने मुझे जलील किया है तो मैं भी तुझे जलील और रुसवा करूंगी। वो किसी पागल औरत की तरह चीखी और फिर उठकर दरवाजे की तरफ भागी। वो चीखती हुई दरवाज़ा खोलकर निकल गई। ये सब कुछ इतनी तेजी से और अचानक हुआ था कि कुछ ही देर को मेरी अकल गुम होकर रह गई। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर जब मेरे हवास कुछ बदहाल हुए तो मैंने तेजी के साथ लिबास तब्दील किया और कमरे से निकला। दरवाजे पर अरशाद अली बुखलाया हुआ सा खड़ा था। उसने अब से पहले मेरी कोठी में कोई ऐसा मंजर नहीं देखा था। उसकी बौखलाहट फितरी थी। वो कहाँ गई? मैंने उससे पूछा। वो उधर चीखती हुई गई थी जनाब, उसने जवाब दिया। उसे ढूंढो, तलाश करो, जल्दी, कहीं वो कोठी से निकल ना जाए। मैंने अरशाद अली को हुक्म दिया। मुझे अब पूरी तरह खतरे की शिद्दत का एहसास हो चुका था। अरशाद अली मेरा हुक्म सुनते ही दौड़ा। मुझ पर इतनी बदहवासी तारी थी कि खुद भी उसके पीछे ही दौड़ने लगा।